Welcome back to the class of Dilip Sir Science English. Yes, bacha, today I am going to teach you. You can see on the board. What is there on the board? Standard 10th GSCB English Paper Model 2021. Yes, my dear students, आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी मीडियम गुजरात बोर्ड 10वीं कक्षा का इंग्लिश का पेपर मॉडल 2021 का पेपर मॉडल असाइनमेंट का पेपर मॉडल। आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं वीडियो को। दोस्त अगर कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और घंटी बजाना मत भूलो माय डियर स्टूडेंट, जिससे आपको मेरे वीडियोस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिल जाए। क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, मैच द सेंटेंस विद द करेक्ट फंक्शन। यस डियर स्टूडेंट, पहले हम सेक्शन सी और डी लेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन, फिर दूसरे पार्ट पे चलेंगे। तो मैच द सेंटेंस विद द करेक्ट फंक्शन, फंक्शन की मदद से आपको क्या करना है, मैच करना है सेंटेंसेस को, मैच करना है सेक्शन ए और सेक्शन बी को। अच्छा बच्चों, चले मैच द फंक्शन में पॉइंट्स क्या दिए हैं। अगर 33 नंबर सेंटेंस को देखें, आप ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, क्या लिखा है, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूं। दूसरा सेंटेंस क्या है, वी हैव बीन स्टडीइंग सिंस 3 PM। 3 बजे से हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगला सेंटेंस क्या है, fill the bucket with the water and some detergent powder and soak the clothes। क्या करना है, fill the bucket with the water, बाल्टी को पानी से भरना है, थोड़ा सा डिटर्जेंट भी उसमें डालना है, एंड सोक द क्लोथ, फिर कपड़े उसमें क्या करना है, भिगो देना। अब देखो जो फंक्शन दिए हैं वो फंक्शन पे आप ध्यान दो। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस कोई प्रक्रिया का वर्णन करना। प्रक्रिया का वर्णन करना क्या, जैसे अगर आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू मेक लेमनेड, नींबू शरबत बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, स्क्यूज अ लेमन, ऐड सम शुगर, स्टिर इट, एंड अब ये क्या हो रहा है, हम प्रोसेस प्रक्रिया बना रहे हैं, कोई काम को कैसे करते हैं वो तरीका बता रहे हैं। तो इस वाला फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, यानी जिसमें कोई भी रेसिपी, कोई भी चीज़ बनाने के तरीके का जिक्र रहेगा। बच्चों ये खास बात का सेंटेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखते हैं उस सेंटेंस को कैसे पहचान जाए। सबसे आसान तरीका है, ये सेंटेंस हमेशा इंपरेटिव मूड में रहेंगे, आज्ञार्थ वाक्य वाले सेंटेंस टाइप के रहेंगे। मतलब ये हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब से स्टार्ट होंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, क्रिया से शुरू होंगे, वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होंगे और उसमें ऑर्डर वाला सेंटेंस रहेगा जिसमें कोई चीज़ करने का तरीका बताया रहेगा, तो वो क्या होगा, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस। देन स्पेसिफाइंग टाइम, स्पेसिफाइंग टाइम का मतलब होता है किसी विशेष समय के बारे में यहाँ पर क्या रहेगा, जिक्र रहेगा। पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर कोई ना कोई फंक्शन में आ जाता है। जब भी बच्चे पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है। क्या पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में माय डियर स्टूडेंट्स, कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है और टाइम बताने के लिए उसमें सिंस और फॉर का यूज हुआ रहता है। कैसे, देखो, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 o'clock, 7 बजे से मैं टीवी देख रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से क्या कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। दोनों सेंटेंस में बच्चे क्या डिफरेंस है, छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है, देखो टाइम का, एक है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस आया तो क्या है, वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, निश्चित समय को शो करता है, और फॉर आया तो फॉर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि को दर्शाता है, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि को दर्शाता है। तो जब भी बच्चे सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात रहेगा तो आपको ध्यान में क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, सिंस आना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए। कई बार कोई भी सेंटेंस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी, कितने लंबे समय से, कितनी देर से आप क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, ऐसा भी रहेगा तो वो किसको बताएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएगा। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, सिंस कब आएगा, निश्चित समय के लिए सिंस क्या शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है। जैसे सुबह 7 बजे से, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 AM, तो सुबह का 7 बजे अभी कितना टाइम हो रहा है, वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, सिंस 2001, सिंस मंडे,
सिंस 7 o'clock, सिंस 2 o'clock, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। फॉर एन आवर, 1 घंटे से, फॉर 3 hours, फॉर 1 week, फॉर 2 week, फॉर 10 years, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ध्यान रखना है बच्चे। फिर है आपका, बता दिया सारे फंक्शन। अब आपको ये सेंटेंसेस में फंक्शन को देखना है और पहचानना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा फंक्शन छुपा हुआ है। यस डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस, फॉर एन आवर। फॉर आ गया, ओके। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चे कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहे तो क्या आता है, फॉर आता है। 1 मिनट रुक जाओ, पूरे सेंटेंस अच्छे से पढ़ लो, इसके फंक्शंस देख लो, देन आप इसको मैच करो। दूसरे सेंटेंस पे चलो। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 PM, 3 बजे से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बच्चे यहाँ पे क्या है, सिंस, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिंस आया तो कंफर्म कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। सिंस आया तो कौन सा होगा, हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और अब ये वाला सेंटेंस देखो, फिल द बकेट विद द वाटर। फिल द बकेट, ये किससे स्टार्ट हुआ सेंटेंस, वर्ब से स्टार्ट हुआ। बाल्टी भरे, थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट डालें और उसमें कपड़ों को भिगा दें, तो ये किससे स्टार्ट हुआ है बच्चे, वर्ब से स्टार्ट हुआ है। इंपरेटिव मूड में सेंटेंस लिखा है, इसके लिए वो कौन सा होगा, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, क्योंकि आपको समझ में भी आ रहा है कि पानी डालो, डिटर्जेंट डालो, कपड़ों को भिगो, यानी कोई काम करने के तरीके के बारे में जिक्र हो रहा है। तो बच्चे ये कौन सा सेंटेंस हुआ, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस फंक्शन हुआ। और फॉर आ गया तो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। आप कह सकते हो स्पेसिफाइंग टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खास सिंस और फॉर आया है। तो हमको क्लियर हो गया, जो 33 नंबर है वो कौन सा उसका ऑप्शन सही है, फॉर आया तो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 33 का कौन सा सही है, डी सही है। फिर दूसरा नंबर है हमारा 34 वी हैव बीन सिंस आ गया तो क्या है बच्चे, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो 34 का कौन सा सही है, सी सही है। और फिर है आपका यहाँ 35 में आप क्या देख रहे हो, फिल द बकेट विद द वाटर। इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस बता रहे हैं, तो प्रोसेस वाला सेंटेंस कौन सा है, ए है। सो 33 का डी, 34 का सी और 35 का ये, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ complete the dialogue selecting the correct responses based on the function given the bracket. Yes dear, यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके मतलब डायलॉग्स हैं, दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, एक जन की बात लिखी है, दूसरे की बात मिसिंग है। मिसिंग बात के लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर A B C D इस तरह से दिए रहेंगे। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है और बता देना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ यू कैन सी complete the dialogue selecting the correct responses based on the function given the bracket. ब्रैकेट में दिए हुए फंक्शन की मदद से आपको क्या करना है, सही रिस्पांस को चुनना है। अब देखो रोहन और मिताली के बीच में बात हो रही है। रोहन क्या कह रहे हैं, एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, ब्रैकेट में दिया है फंक्शन, यू हैव टू चूज द करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, प्लेजेंट्रीज का मतलब होता है व्हेन वी मीट समवन, किसी से मिलते जुलते हैं हम थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, हाउ आर यू, ऐसे तमाम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ किस में आ जाएगी, प्लेजेंट्रीज। या एक और फंक्शन आता है नाइसिटीज, जब भी हम किसी से मिलते हैं हेलो हाय बोलते हैं, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा तमाम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो सारा फंक्शन किस में आता है, नाइसिटीज या प्लेजेंट्रीज में आता है। ठीक है, किसी से हम मिलेंगे, हेलो हाय आर यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा कुछ भी आएगा तो आप समझ जाएंगे वो कौन सा फंक्शन है, प्लेजेंट्रीज है। नाउ अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, रोहन और मिताली के बीच में बात हो रही है। रोहन सेड टू मिताली, क्या बोल रहा है रोहन, एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज वाला जो ऑप्शन है वही हमको यहाँ पर चुनना है। अब देखो मिताली, इसके बोलने पर मिताली क्या कर रही है, थैंक यू, इट वॉज नाइस टू मीटिंग यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, धन्यवाद, मिल करके आपसे खुशी हुई। ऐसा कौन बोल रही है, मिताली बोल रही है, यानी रोहन ने कुछ कहा होगा। क्या कहा होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है थैंक यू वेरी मच, क्या रोहन ने सिर्फ थैंक यू वेरी मच कहा होगा, तब ये कह दी होगी थैंक यू, इट वाज नाइस मीटिंग यू, नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। बी पर चलते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो जवाब देना होता उसका आई एम फाइन थैंक यू, ऐसा, यानी ये भी सही ऑप्शन नहीं है। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इस पर भी कोई थैंक यू, इट वाज नाइस टू मीट यू नहीं बोलता है।
इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मतलब आपसे बात करने में बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। तब उसने कहा थैंक यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, धन्यवाद, आपसे मिलकर भी क्या हुई, खुशी हुई। तो आंसर कौन सा सही है बच्चे, डी। यानी यहाँ पर खाली जगह में हमको क्या लिखना होगा, इट वॉज सच अ प्लेजर। इट वॉज सच अ प्लेजर, PLEASURE। इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू यानी आपसे बात करना बहुत ही आनंद की बात है। इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू यानी आपसे बात करना बहुत ही आनंद की बात है। तब उसको क्या लगा, भैया तुम हमसे बात करके खुश हुए हो, मज़ा है, इसलिए आपको धन्यवाद। इट वॉज नाइस मीटिंग, आपसे भी मिल करके खुशी हुई। तो एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज के बदले हमको ये ऑप्शन करना है। नाउ अगले सेंटेंस पे चलते हैं 37। पूजा और मिहिर के बीच में बात हो रही है। पूजा सेड टू मिहिर व्हेन विल द प्रोग्राम बिगिन। बिगिन मीनिंग स्टार्ट, यानी प्रोग्राम कब शुरू होगा। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, मिहिर कुछ कहता है और ऑप्शन यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाइंग टाइम आ गया। यहाँ पर फंक्शन स्पेसिफाइंग टाइम। स्पेसिफाइंग टाइम आया तो मतलब क्या है, आपको समय को स्पेसिफाई करना, ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें किसी विशेष समय के बारे में क्या हो रहा हो, जिक्र हो रहा हो। नाउ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन शुड वी बिगिन इट, हमें कब शुरू करना चाहिए। अब सवाल ही पूछ रहा है वो कि प्रोग्राम कब शुरू होगा, और यहाँ क्या हो रहा है कि व्हेन शुड वी बिगिन इट, हम कब शुरू करना चाहिए। तो सवाल पे सवाल नहीं पूछा जाता, जवाब दिया जाता है, यानी ये सेंटेंस तो नहीं होने वाला है। इट विल बिगिन एन आवर, 1 घंटे में शुरू होगा। इट विल बिगिन एन आवर। व्हेन विल द प्रोग्राम बिगिन, कब शुरू होगा, टेंस भी आइडेंटिफाई कर लो बेटा। अगर देखो यहाँ फ्यूचर में लिखा है तो आंसर भी किस में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। इस ऑप्शन को हम थोड़ा सा देख के चलते हैं, दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इट विल बी हेल्ड इन द असेंबली हॉल, असेंबली हॉल में रखा जाएगा। सवाल क्या है, कब शुरू होगा, बता रहे हैं असेंबली हॉल में रखा जाएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नाउ वी विल एंजॉय द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम का मजा लेंगे। सवाल तो पूछा क्या है कि प्रोग्राम कब शुरू होगा, और बता क्या रहे हो, हम प्रोग्राम का मजा लेंगे। सही है क्या, नहीं सही है, ये भी सेंटेंस ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो कौन सा सही है बच्चा, बी ऑप्शन, इट विल बिगिन एन आवर। और समय का भी जिक्र है, स्पेसिफाइंग, कब खुलेगा, एन आवर, 1 घंटे में क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो इट विल बिगिन इन एन आवर, इन एन आवर, ये 1 घंटे में क्या हो जाएगा बच्चे, शुरू हो जाएगा। इट विल बिगिन इन एन आवर, 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नाउ 38 में क्या है, नितिन और प्रिया के बीच में बात हो रही है। प्रिया कहती है हु इज दैट बॉय, वो लड़का कौन है, और फंक्शन दिया है डिस्क्राइबिंग पर्सन। बेटा जब भी डिस्क्राइबिंग पर्सन या डिस्क्राइबिंग थिंग, डिस्क्राइबिंग प्लेस का जिक्र रहेगा तो ध्यान रखना कि इस फंक्शन में उस व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में कुछ न कुछ बताया गया होता है, विशेष बात बताई गई होती है। जैसे जब भी आप देखना कि डिस्क्राइबिंग पर्सन आएगा तो कोई व्यक्ति का नाम लिखा हो और उसके बाद हु लिखा हो और उसके कुछ गुणों के बारे में बात की गई हो। व्यक्ति का नाम लिखा हो, अगर दैट दूरी है तो दैट भी आ सकता है, और उसके बाद उसका कुछ खास उस व्यक्ति के बारे में बात बताई गई है, कुछ उसके गुणों का वर्णन किया गया है, तो डिस्क्राइबिंग पर्सन होता है। डिस्क्राइबिंग थिंग और डिस्क्राइबिंग थिंग की बात आए तो व्हिच से, यानी वस्तु का नाम लिखा हो और उसके बाद कंजक्शन क्या है, व्हिच आया हो या दैट आया हो और उस वस्तु के बारे में कोई खास बात बताई गई रहेगी। डिस्क्राइबिंग प्लेस रहेगा तो वेयर आ रहेगा और उसके बाद कुछ न कुछ उस स्थान के बारे में कुछ खास बात बताई गई रहेगी। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो चलो यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइबिंग पर्सन व्यक्ति का वर्णन है। तो देखो यहाँ पर पूजा ने पूछा कि हु इज दैट बॉय, वो लड़का कौन है, तो ऑप्शन लिया लेट अस मीट हिम, चलो उससे मिलते हैं। लेकिन ये सवाल पूछा था लड़का कौन है, मिलने की बात कहाँ से आ गई, ये ऑप्शन रॉन्ग है। आई नो हिम क्वाइट वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन लड़का कौन है वो बात नहीं पता चली, इसलिए ऑप्शन ये भी रॉन्ग है। हिज नेम इज अमर, वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, अमर है। ठीक है, ये थोड़ी बात सही लग रही है, लेकिन सही बात क्या है, दैट इज द बॉय हुज फादर इज अवर प्रिंसिपल, ये वही लड़का है जिसके पिताजी क्या हैं,
प्रिंसिपल है, यानी इस व्यक्ति की, बच्चे की खास बात क्या है, लड़के की खास बात क्या है, इसके पिताजी क्या है, प्रिंसिपल। यानी व्यक्ति के गुणों के बारे में, उसके बारे में कुछ थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा, तब क्या होगा, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस होगा। तो हिज नेम इज अमर, ये सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है, दैट इज द बॉय हुज फादर इज प्रिंसिपल, कि ये वही लड़का है, दैट इज द बॉय, ये वो लड़का है जिसके पिताजी क्या हैं, प्रिंसिपल हैं। इस व्यक्ति के बारे में कुछ खास बात पता चल जाती है, whose father is a principal, whose father is a principal, whose father is principal। कहा कि that is the boy, यह वही लड़का है, whose father is our principal, हमारे प्रिंसिपल हैं, whose father is our principal। तो आप इस तरह से लिख दें, ठीक है। अगले सेंटेंस पे चले, कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट द सेंटेंस, डायलॉग के बाद क्या आता है अगला सवाल, कंप्लीट द सेंटेंस। यस, कंप्लीट द सेंटेंस में क्या है, एक जन की बात लिखी है और एक जन के सामने उनकी बात लिखी है, लेकिन बात तो नहीं लिखी, पूरा ब्लैंक दिया है और ब्रैकेट में क्या दिया है, फंक्शन दिया है। आपको इस फंक्शन की मदद से उनने क्या बात बोली होगी, यही आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पर ममता है और उसके बाद डैश है, लिखा है डिस्क्राइबिंग एक्शन। जब भी बच्चे डिस्क्राइबिंग एक्शन का मतलब होता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हो या पैसिव वॉइस में लिखा हो, कोई भी टेंस में लिखा हो, एक्शन को क्या करता है, शो करता है, यानी कोई काम हो रहा हो, किया जा रहा हो, ऐसी बात हमको पता चलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हैज़ बीन टीचिंग हियर सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से यहाँ पे पढ़ा रही हैं। सिंस आया, सिंस बच्चे किसको दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, तो इसके हिसाब से ये सही नहीं है। इज़ अ गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की है, यहाँ पर कोई एक्शन की बात नहीं, उसके बारे में बात बता रहे हैं। हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर आ गया तो ये क्या बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है, ये भी नहीं है। ऑफन गोज टू द लाइब्रेरी, अक्सर लाइब्रेरी जाती है, एक्शन क्या करती है, अक्सर लाइब्रेरी क्या करती है, जाती है। दैट इज द राइट आंसर कि ममता के सामने डिस्क्राइबिंग एक्शन है तो क्या लिखना है, ऑफन। अब टेंस के हिसाब से भी सेंटेंस आप देख लें, देखो ऑफन फिर लिखा है गोज टू द लाइब्रेरी, ऑफन गोज टू द लाइब्रेरी। आपको ये देख लेना है कि सेंटेंस टेंस के हिसाब से भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिससे आप इसको सही कर सकते। देखो ममता सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ है, यस है, यस ऐड है। इससे हमको क्या पता चल गया बच्चा कि ये सेंटेंस सही है। ममता ऑफन गोज टू द लाइब्रेरी, ममता अक्सर कहाँ जाती है, लाइब्रेरी जाती है, तो वो एक्शन कर रही है, बार बार क्या करती है, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, इस तरह के सेंटेंस इसमें रहते हैं डिस्क्राइबिंग एक्शन वाले सेंटेंस में। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है और किसमें, पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। नाउ अगले सेंटेंस पे चलते हैं, अनप्लग द मिक्सर, मिक्सर मशीन, ग्राइंडर मशीन जानते हैं उसको, अनप्लग मतलब उसका प्लग निकाल लो। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, प्रक्रिया का वर्णन करना है कि मिक्सर का प्लग निकाल लो और उसके बाद क्या क्या करोगे, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया है। विच इज़ नॉट यूज्ड, जो इस्तेमाल ना हुआ हो, इसमें प्रोसेस कुछ नहीं बता रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकाल लो, ये भी नहीं है। रिमूव द जार, मिक्सर को अनप्लग किया उसके बाद क्या करना है, रिमूव द जार, जार को हटाओ। वॉश इट एंड वाइप इट ड्राई, इसे धो लो और और क्या करो, वाइप इट ड्राई, और पोंछ करके क्या करने दो, सूखने दो। और है यहाँ पर लिखा है एंड कीप इट, और इसे रख लो, ये तो नहीं है। अब यही सही है कि प्रोसेस क्या है, वर्ब से सेंटेंस चालू हुआ है, रिमूव द जार, वॉश इट एंड वाइप इट ड्राई। हमने कहा कि जब भी प्रोसेस होगा वो ज़्यादातर इम्परेटिव मूड में सेंटेंस लिखा होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा, तो यही सही आंसर है कि रिमूव द जार, जार को निकाल लो, हटा लो। वॉश इट, इसे धो, वॉश इट, और फिर क्या करो, एंड वाइप इट ड्राई, एंड वाइप इट ड्राई, और इसे सूखने के लिए पोंछ दो, ठीक है, वाइप इट ड्राई। समझ में आया बच्चे। नाउ लास्ट सेंटेंस कि द शॉप ब्लैंक डिस्क्राइबिंग प्लेस, स्थान का वर्णन करना है। अब देखो ऑप्शन क्या है, इज़ ओन्ड बाई माई नेबर, ये दुकान मेरे पड़ोसी के द्वारा खरीदी गई है, तो यहाँ स्थान का तो कोई जिक्र नहीं है। इस क्लीन बाय रामू, रामू साफ करता है इसको, इसमें भी कोई स्थान का वर्णन नहीं है। इस क्लोज टू जे, आज बंद है, इसमें भी कोई प्लेस का वर्णन नहीं। अब ये देखो, विच इज़ डेकोरेटेड विद द फ्लावर्स बिलोंग्स टू माई कजिन, कहा कि जिसे फूलों से सजाया गया है, दुकान जिसे क्या किया है,
फूलों से सजाया गया है और वो किससे संबंध रखती है, मेरे कजिन की है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि डिस्क्राइबिंग प्लेस वाले सेंटेंस में कि विच इज़ डेकोरेटेड विद द फ्लावर्स, किससे सजाई गई है, जो किससे सजाई हुई है, फ्लावर से सजाई गई है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो इसमें फंक्शन दिया है वो गलत दिया है, प्लेस की बजाय डिस्क्राइबिंग थिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेस का जिक्र किसी में है ही नहीं, स्थान की बात ही नहीं, डिस्क्राइबिंग थिंग होना चाहिए, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। द शॉप डिस्क्राइबिंग थिंग, दुकान का वर्णन करना है। इज़ ओन बाई माई नेबर, मेरे पड़ोसी के द्वारा खरीदी गई है। इज़ क्लीन बाई रामू, रामू के द्वारा साफ की जाती है। इज़ क्लोज टू, जे आज बंद है। विच इज़ डेकोरेटेड विद द फ्लावर बिलोंग्स टू, यहाँ शॉप के बारे में वर्णन हो गया कि दुकान जो फूलों से सजाई गई है वो मेरे कजिन की है। तो यहाँ पर यही सही है, विच इज़ डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। शॉप विच इज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स किससे बिलोंग करती, ये वाला ऑप्शन सही है, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आप लिख लेंगे कि विच इज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स बिलोंग्स टू माई कजिन। दुकान जो फूलों से सजाई गई, दुकान का वर्णन हो गया। दुकान क्या है, शॉप क्या है बच्चे, थिंग है, और उसका वर्णन हो गया कि फूलों से सजाया गया है और वो दुकान किसकी है, मेरे कजिन की है। कि आई होप कि आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग चलेंगे सेक्शन डी पर। लेट्स वॉच द वीडियो। देखते हैं सेक्शन सी बच्चों। सेक्शन सी में क्या है, कंप्लीट द पैराग्राफ सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए शब्दों से, सही शब्द से हमें क्या करना है, पैराग्राफ को फिल करना है, भरना है। ब्रैकेट में क्या दिया बच्चा, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांस या अवसर, मौका। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, किसी चीज़ के जानने की इच्छा रखना, उत्कंठा, उत्सुकता रखना। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, ज्ञान। अब देखो, बीरबल वॉज नोन फॉर हिज विट एंड ही नेवर मिस्ड एनी टू प्रूव दिस ही नोटेड दैट ऑल द मिनिस्टर्स वर डैश। अभी 3 खाली जगह है, 3 नंबर का है। इन 3 खाली जगह में यही सही जगह पर सही सेंटेंस बनना है। बच्चों इसमें ट्रिक का आपको लॉजिक क्या ध्यान रखना है, पहले आप देखो जो आपको पता है, जो वर्ड जिस मिसिंग पे पता है उस मिसिंग को पहले आप भर लो, फिर उसके बाद दूसरे मिसिंग पे चलो। अब कोई भी वो कहीं का भी हो, देखो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। अब यहाँ पर ही नेवर मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दिस। अब देखो वह कभी भी कोई क्या नहीं मिस करते थे, अवसर मिस नहीं करते थे, क्योंकि क्यूरियस जिज्ञासु बनना चाहते थे, विजडम बुद्धिमत्ता, बुद्धि को मिस नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर सही क्या है, अपॉर्चुनिटी। पहले सेंटेंस पे चलो, बीरबल वॉज नोन फॉर हिज विट एंड विजडम। बीरबल को उनकी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाना जाता था। विजडम का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ज्ञान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, विजडम। बुद्धिमत्ता और उनके ज्ञान के लिए, बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। ही नेवर मिस्ड एनी। क्यूरियस मतलब तो होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु को तो मिस नहीं करना चाहते थे। किसको नहीं मिस करना चाहते थे, अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दिस, यानी अपनी बुद्धिमत्ता ज्ञान को साबित करना कभी वो मिस नहीं करना चाहते थे, उसका अवसर कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY। कभी भी इस बात को साबित करने के लिए, सिद्ध करने का अवसर वो खोना नहीं चाहते। तो आखिरी ऑप्शन ये आपने भर लिया, ये भर लिया, तो ऑप्शन क्या बचा, क्यूरियस ही होगा। ही नोटेड दैट ऑल द मिनिस्टर्स वर क्यूरियस। उन्होंने यह नोटिस किया कि सारे जो मिनिस्टर्स थे उत्सुक थे टू नो हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स इजीली। इतनी आसानी से वो समस्याओं को कैसे सॉल्व कर लेता है, इस बात के लिए सारे मिनिस्टर्स क्या रहते थे, क्यूरियस रहते थे, जिज्ञासु रहते थे, उत्सुक रहते थे। नाउ इसी में अगला क्वेश्चन है नियरेस्ट मीनिंग। राइट द वर्ड्स हैविंग नियरेस्ट मीनिंग। समान अर्थी मीनिंग वाले आपको सबसे यहाँ पर एक वर्ड दिया रहेगा, उसके 4 मीनिंग दिए रहेंगे, जो एकदम से करीबी, एकदम से सही सटीक होगा, वही हमको उसके सामने लिखना है। तो पहला वर्ड बच्चे दिखा लेगा, रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट, पश्चाताप करना। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। बी एनेक्सियस। एनेक्सियस का मतलब होता है वरीड, चिंतित होना। तो
पश्चाताप करना, चिंतित होना। बी सैड, सैड मतलब दुखी होना। बी हैप्पी, खुश होना। बी सॉरी, बी सॉरी यानी खेद व्यक्त करना। जो पश्चाताप करता है वही क्या करता है, खेद व्यक्त करता है। तो रिपेंट का सही नियरेस्ट मीनिंग क्या है, बी सॉरी। बी सॉरी का मतलब क्या होता है, खेद व्यक्त करना। जब पश्चाताप कोई व्यक्त करेगा तो कहेगा आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे पश्चाताप है। ग्लीमिंग, ग्लीमिंग का मतलब होता है शाइनिंग, चमकना। अब ऑप्शन दिया है लाफिंग, हंसना, ये नहीं होगा। फिर है शाइनिंग, चमकना। लाइटेनिंग, लाइटिंग मैंने प्रकाश, जलना। स्माइलिंग, मुस्कराना। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चे यहाँ पर, शाइनिंग। नियरेस्ट मीनिंग क्या है ग्लीमिंग का, शाइनिंग। जनरेट, जनरेटर वर्ड आपने साइंस सुना होगा। जनरेटर जो बिजली को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो जनरेट का मतलब होता है कि चीज़ को उत्पन्न करना। ऑप्शन देखो सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब किसी फॉरेन कंट्री से, बाहर से कोई चीज़ को मंगवाना, आयात करना, तो ये भी नहीं होगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश से किसी दूसरे देश में कोई चीज़ को भेजना, निर्यात करना। और फिर आखिरी ऑप्शन हमारा बचता है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना। तो जनरेट मतलब उत्पन्न करना और प्रोड्यूस मीनिंग का भी क्या हुआ, उत्पन्न करना। यस, दैट इज द राइट आंसर। नाउ अब यहाँ पर सेक्शन डी का जो अगला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच में टर्न करना। बच्चों वैसे तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में अभी तक लास्ट ईयर तक एक सेंटेंस दिया रहता था, डायलॉग दिया रहता था डायरेक्ट का, और उसे इनडायरेक्ट में हमें पूरा तरह से बनाना होता था। लेकिन 2021 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया, चेंज आया है कि ये डायरेक्ट सेंटेंस तो दिया है, उसका आंसर भी क्या रहेगा, लिया रहेगा। थोड़ी थोड़ी बातें मिसिंग रहेंगी और खाली जगह में ब्रैकेट में वर्ड्स दिए रहेंगे। आपको भरना बहुत ही आसान कर दिया है इस साल के लिए। तो देखो पहले आप समझ लो, द किंग सेड टू मिलेनियन, राजा ने मिलेनियन से कहा, आई डोंट थिंक यू कैन विन द रेस, मुझे नहीं लगता कि तुम रेस जीत सकते हो। मिलेनियन सेड, इस पर मिलेनियन ने क्या कहा, आई एम श्योर आई कैन विन, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जीत सकता हूँ। अटलांटा सेड, अटलांटा ने कहा, हाउ कैन यू बी सो श्योर ऑफ योर विक्ट्री, मतलब तुम्हें अपनी विजय पर इतनी सुनिश्चितता कैसी है। नो मैन कैन बीट मी इन रेस, कोई भी आदमी मुझे रेस में हरा नहीं सकता है। यानी यहाँ पर आप समझ लो मिलेनियन और राजा के बीच में बात हो रही है। अब यहाँ पर आप समझो, द किंग सेड टू मिलेनियन, आई डोंट थिंक यू कैन विन द रेस, राजा ने मिलेनियन से कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम ये रेस जीत सकते हो। मिलेनियन ने क्या कहा, आई एम श्योर आई कैन विन, मुझे विश्वास है कि मैं जीत सकता हूँ। इस पर अटलांटा ने कहा, हाउ कैन यू बी सो श्योर ऑफ योर विक्ट्री, अपनी विजय का तुम्हें इतना ज़्यादा विश्वास क्यों है। नो मैन कैन बीट मी इन रेस, आज तक मेरे को रेस में कोई आदमी हरा नहीं पाया है। अब यहाँ पर राजा और मिलेनियन की बीच की बात देखो, ये सेंटेंस देखो, द किंग सेड टू मिलेनियन, आई डोंट थिंक यू कैन विन द रेस। अब यहाँ पे बच्चे देखो क्या है, फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है। सेंटेंस एसर्टिव हो तो सेंटेंस में सेड टू को किसमें बदल रहा है, टोल्ड में। यहाँ पर देखो सेंटेंस बना है, द किंग टोल्ड मिलेनियन दैट आई ही सी डिडंट थिंक ही कुड विन द रेस। अब यहाँ पर देखो, द किंग सेड टू मिलेनियन आई, अब आई यहाँ पे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन SON अपॉन 1 2 3 के हिसाब से किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, बोलने वाला। बोलने वाला कौन है, द किंग, राजा। द किंग है तो उसके लिए, वह के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, हमेशा ही। क्या आएगा यहाँ पर, ही आएगा। आई तो किसी भी कीमत में होगा नहीं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन रहता है, हम लोगों ने पढ़ा है बच्चा 3 तरह का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई भी लिखा हो तो फर्स्ट, यू लिखा हो तो सेकंड, इसके अलावा कुछ भी हो सब थर्ड। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन, बोलने वाला। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट कौन, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज, कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन है, द किंग, और द किंग के लिए क्या आएगा यहाँ पर, ही। राजा के लिए क्या आएगा, वह। अब अगले सेंटेंस पे चलो, मिलेनियन सेड दैट ही इज एम वाज श्योर ही कुड विन। अब मिलेनियन सेड दैट ही कैन, देखो मिलेनियन सेड, यहाँ पर मिलेनियन सेड देखो, दैट आई एम श्योर, देखो यहाँ लिखा एम। अब एम के बदले यहाँ पर क्या आएगा,
इसके लिए ऑप्शन है इज, एम, वाज। तो एम के बदले एम नहीं होगा, इज नहीं होगा, क्या होगा, वाज। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस बदलता है। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वेयर, और ही एक वचन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज। ही वाज श्योर, ही वाज श्योर ही कुड विन। देखो अभी देख लो आप कैसे आप समझ रहे हो। कैन का देखो पास्ट यहाँ पे क्या लिखा है, कुड। इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम किस में बोलते हैं, पास्ट में। अटलांटा आस मिलेनियन, अटलांटा ने मिलेनियन से पूछा हाउ ही कुड बी सो श्योर ऑफ ही, हिम, हिज विक्ट्री। अब यहाँ पर वो अपनी विजय के लिए इतना श्योर कैसे हो सकता है। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट कौन होता है, सुनने वाला। सुनने वाला कौन है, मिलेनियन, क्योंकि यहाँ लिखा है अटलांटा आस मिलेनियन, मिलेनियन से अटलांटा ने पूछा। तो मिलेनियन क्या है, लड़का है। अब देखो अगर यहाँ पर यू होता, यू होता तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, मिलेनियन के हिसाब से हम लोग लिख देते ही, लेकिन यू के साथ अपने के लिए योर आता है, यू के साथ अपने के लिए क्या आता है, योर आता है। और मिलेनियन के लिए हम भी लिखते, ही के साथ अपने के लिए क्या आता है, हिज आएगा। तो यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, हिज। क्या होगा, हिज विक्ट्री एंड एडेड दैट। और एक बात अटलांटा ने जोड़ी, क्या जोड़ी, नो मैन कैन बीट मी इन द रेस। मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन, अटलांटा ही है इसमें, क्योंकि अटलांटा ही यहाँ पर क्या कर रही है, बोल रही है। तो आज तक मेरे को किसी ने रेस में हरा नहीं पाया है। नो वन कुड बीट हिम, हर, देम। मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन, अटलांटा। अगर अटलांटा लड़की है, अटलांटा रियल में स्टोरी में लड़की है, तो अब यहाँ पर हिम की बजाय क्या आएगा, हर, यानी उससे कोई रेस में क्या किया है, आज तक हरा नहीं पाया है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर। ठीक है, और मिस्टेक हो सकती है आपसे, अगर अटलांटा को आप लड़का समझ रहे हो तो क्या लिखोगे, हिम या हर। अगर नाम से हमें पता ना हो तो उससे हमारा सेंटेंस गलत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि सारी स्टोरीज हमको पहले से पता ही हो। तो हिम या हर में से ही कोई एक चीज़ होगा, दिम तो नहीं होगा। क्योंकि मुझे स्टोरी में पता है कि अटलांटा कहानी में एक लड़की थी, इसके लिए क्या लिखा, हर। अदरवाइज आप क्या लिख सकते थे, हिम लिख सकते थे, लेकिन दिम किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा, ज्वाइन द सेंटेंस, कंजक्शन की मदद से वाक्य को जोड़ना है। अजय विल स्टडी एट होम, अजय घर पर पढ़ेगा। अजय विल स्टडी इन द लाइब्रेरी, अजय लाइब्रेरी में पढ़ेगा। अब क्या, दो ऑप्शन है, अजय घर में पढ़ेगा या अजय कहाँ पढ़ेगा, लाइब्रेरी में पढ़ेगा। अब यहाँ कंजक्शन क्या है, दो। विरोधाभासी अर्थ हो तो कंजक्शन दो बट एट स्टिल आता है। एंड और एक काम के तुरंत बाद दूसरी काम हो, दो बातें हो तो एंड से जोड़ते हैं। आर विकल्प के लिए, ऑप्शन के लिए आर, या आइदर आर और नाइदर नॉर का यूज होता है। तो यहाँ पे आर दिया है, आर किसके लिए आएगा, ऑप्शन के लिए। अजय विल स्टडी एट होम। अब दोनों में सेंटेंस में हमको और से ही जोड़ना है, पता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है, घर पे पढ़ेगा या लाइब्रेरी में पढ़ेगा। तो दोनों सेंटेंस में कितना कॉमन है, अजय विल स्टडी, अजय विल स्टडी, दोनों सेंटेंस में क्या है, कॉमन है। तो एक ही बार लेते हैं, दो बार हम नहीं लेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, अजय विल स्टडी। ये दोनों सेंटेंस में क्या है, कॉमन है। अब ऑप्शन क्या है, एट होम, इन द लाइब्रेरी। तो इसी ऑप्शन के बीच में हम लगा देंगे आपका अपना कंजक्शन, क्या, आर। अजय विल स्टडी एट होम, आर कहाँ पे पढ़ेगा, आर इन द लाइब्रेरी, आर इन द लाइब्रेरी। अजय विल स्टडी एट होम, आर इन द लाइब्रेरी। गो टू द मार्केट, गेट मी सम वेजिटेबल, बाजार जाओ मेरे लिए कुछ सब्जी लेके आओ। अब ऑप्शन देखो, सो दैट, जिससे कि पर्पज छुपा हो, और एल्स अन्यथा, अथवा, एंड मतलब और। तो क्या आएगा बच्चे, बाजार जाओ और मेरे लिए कुछ सब्जी लेके आओ। दो क्रियाएं करनी है, तो गो टू द मार्केट सीधा सही है, गो टू द मार्केट एंड गेट मी सम वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स। जाओ बाजार जाओ और मेरे लिए कुछ सब्जियां, एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम, एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरे, बाजार जाओ और कुछ सब्जियां लेकर आओ। जय इज हार्ड वर्किंग, ही डिड नॉट गेट प्रमोशन। जय कठिन परिश्रमी है, उसे प्रमोशन नहीं मिला था। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति कठिन परिश्रमी हो तो उसे प्रमोशन मिलना चाहिए, उसका राइट है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस में क्या है, विरोधाभास है। तो जब भी सेंटेंस में विरोधाभास है, दो अपोजिट आइडियाज हों, तो उनको हम
एंड, बट, एंड से तो नहीं, बट, एट, स्टिल और दो जैसे कंजक्शन से जोड़ते हैं। सो मतलब होता है इसलिए, दो मतलब यद्यप, फिर भी होता है, बिकॉज माने क्योंकि। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? दो। तो दो हम जो सेंटेंस है इसमें हम दो को शुरू में भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, और दो हमेशा ज़्यादातर जो विशेषता बताने वाला शब्द है, जय कैसा है? हार्ड वर्किंग है, उसी के पहले आता है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, दो जय इज़ हार्ड वर्किंग, दो जय इज़ हार्ड वर्किंग। अब दूसरे सेंटेंस के पहले क्या आएगा? कॉमा, यानी कॉमा से सेंटेंस को हम जोड़ देंगे। दो जय इज़ हार्ड वर्किंग, ही डिड नॉट गेट अ प्रमोशन, PROMOTION। हार्ड वर्किंग है लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिला। लास्ट सेंटेंस पे चलें। ए कैब सेलर, फिल द ब्लैंक, खाली जगह भरना, ऑप्शन दिया है। अ कैब सेलर मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव एक कैब सेलर टोपी बेचने वाला जाता, एक गांव से दूसरे गांव। ऑप्शन क्या है? TO2 है, TWO2 है, TOO2 है। तो TWO दो हो जाएगा, गिनती होता है। TWO2 माने भी होता है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है? 2। विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव, और क्या करता था? टोपियां बेचा करता था। ऑन अ हॉट समर डे, एक गर्मी के दिन में, ही फेल्ट टायर्ड ऑफ जर्नी, वह यात्रा से थक गया, एंड बट बिकॉज ही सैट अंडर अ ट्री, और पेड़ के नीचे क्या हुआ? बैठ गया। थका इसलिए क्या किया? एंड सैट अंडर अ ट्री, और पेड़ के नीचे बैठ गया, एंड देन फिर क्या हुआ? सो गया। अब सो गया, उसकी अंग्रेजी है स्लीप, स्लीप माने सोना, स्लेप्ट, स्लीप का सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड, स्लिप माने फिसल जाना होता है। तो फिसल जाना तो होगा नहीं, अब टेंस पहचान लो, अब सब बीते हुए समय में बात हो रही है। सैट, सीट का सेकंड फॉर्म यहाँ क्या लिखा है? सैट, तो ये भी पास्ट में रहेगा, एंड के पहले, वर्ब जिस टेंस में तो एंड के बाद भी वही रहेगा, तो स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये नहीं आएगा, तो सही ऑप्शन क्या है? स्लेप्ट, वह सो गया था। ओके, अंडरस्टूड बेटर? नाउ सेक्शन डी का अगला सवाल है, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब जैसा निर्देश दिया गया उसके हिसाब से करना है। पहले सेंटेंस को देखो, ये 4 नंबर के दो सवाल रहेंगे, एक रहेगा चेंज द टेंस वाला और दूसरा रहेगा चेंज द वॉइस वाला। अब देखो, डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर लिखा है, इसमें जेंडर वगैरह भी चेंज करने के लिए रह सकता है, और प्लूरल सिंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या सेंटेंस पढ़ो, देयर लिव्स अ रिच मैन, एक धनी आदमी रहता है, देयर लिव्स अ रिच मैन, ही हैज़ अ बिग हाउस, उसका घर बड़ा सा है, द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट्स ग्रो इन हिज गार्डन, उसके बगीचे में खूब बहुत ही स्वादिष्ट फल उगते हैं, मेनी बॉयज ऑफन स्टील द फ्रूट, बहुत सारे बच्चे अक्सर फलों को क्या करते हैं? चुरा लेते हैं। अब लिखा है स्टार्ट लाइक दिस, बिगिन लाइक दिस, इस तरह से शुरू करें। देयर लिव्ड, बच्चे यहाँ क्या लिखा है? लिप्स, और यहाँ पे क्या हो गया? लिव्ड, यानी टेंस क्या करना है? बदलना। आपको पूरा सेंटेंस फिर से जैसा लिखा है वैसा लिखना है, और चेंज के साथ। देखो, लिप्स के बदले क्या है? यहाँ लिव्ड, यानी ये प्रेजेंट का क्या कर दिया गया है? यहाँ पर पास्ट कर दिया गया है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई है, पास्ट में हो गया देयर लिव्ड अ रिच मैन। अच्छा, लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड हो गया, हैज का सेकेंड फॉर्म क्या होगा बच्चे? हैड होगा। हैज का पास्ट क्या होगा? हैड। द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट्स ग्रो, ग्रो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ग्रीव, GREW, क्या होगा यहाँ पर? ग्रीव। ग्रो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ग्रीव इन हिज गार्डन। स्टील, स्टील मतलब चुराना होता है, स्टील का सेकेंड फॉर्म है स्टोल, क्या है सेकेंड फॉर्म? स्टोल, चुरा लेते थे। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है सेंटेंस को आपको, देयर लिव्ड अ रिच मैन, ही हैड अ बिग हाउस, द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट्स ग्रू इन हिज गार्डन, मेनी बॉयज ऑफन स्टोल द फूड, पूरा सेंटेंस को आपको फिर से क्या करना होगा? लिखना होगा, मेरी तरह कटपिट करके बनाना नहीं है। अब देखो, द यंग मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, युवाओं को बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट ओबे एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। दे लव अस, वो हमें प्रेम करते हैं। वी शुड लव आल्सो देम, हमें उन्हें भी प्रेम करना चाहिए। अब यह है बिगिन लाइक दिस, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। आप देखो क्या है, द यंग क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, मस्ट रिस्पेक्ट क्या वर्ब है, द एल्डर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिखा है? सब्जेक्ट जगह पे, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद क्या बढ़ा देगा? बी, और वर्ब की लिख दी थर्ड फॉर्म, यानी सेंटेंस बच्चों कौन से वॉइस में लिखा है? पैसिव वॉइस में लिखा है। इसको हमको एक्टिव को किस में टर्न करना है? पैसिव में। आधा सेंटेंस बना ही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पे, मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई द
यंग। यानी पहला सेंटेंस आपको समझो बना ही हुआ है, ठीक है। अब आपको दूसरे सेंटेंस में क्या, वी मस्ट ओबे एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। किसे करना चाहिए? वी क्या है? सब्जेक्ट है। मस्ट ओबे क्या है? वर्ब है। और किसका करना चाहिए? द एल्डर्स, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। फंडा क्या है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का? 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। एल्डर्स को हम कहाँ पे लिख लेंगे? सब्जेक्ट के नीचे, और सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट के नीचे। वी का क्या होगा? बाय अस, हमें पता है। वर्ब का टेंस पहचानिए, जब भी मॉडल ऑक्सिलरी आएगी, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, तो सब मॉडल ऑक्सिलरी एज इट इज जो यहाँ पर लिखा है सेम वही लिखेंगे। बी बढ़ाएंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे? थर्ड फॉर्म, मस्ट बी। वर्ब क्या है? ओबे, ओबे का थर्ड फॉर्म होगा ओबेड। समझे बच्चे? वी दे लव अस, वे हमें प्रेम करते हैं। दे क्या है? सब्जेक्ट है। लव क्या है? वर्ब है। अस क्या है? ऑब्जेक्ट। फंडा क्या? ऑब्जेक्ट को कहाँ पे? सब्जेक्ट जगह पे, तो अस के बदले क्या हो जाएगा? वी, और दे का क्या होगा? बाई देम। क्या पहचानना है? वर्ब का टेंस। अब देखो LOVE, लव क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है मतलब ये वर्ब कौन से टेंस में लिखी है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखी है। और जब वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखी है यानी वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और तब हमको क्या करना है? यहाँ पर हमको अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हमको क्या करना है? इज, एम, आर में से कोई एक चीज़ लेना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखना है? थर्ड फॉर्म। लव से पता ही चल गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी के साथ इज, एम, आर में से आएगा आर। लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लव्ड। वी आर लव्ड बाई देम। वी शुड आल्सो लव देम, हमें भी उन्हें प्रेम करना चाहिए। किसे करना चाहिए? हमें। शुड आल्सो लव, ये क्या है? वर्ब। देम क्या है? ऑब्जेक्ट। फंडा क्या है? ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट जगह पे, तो देम के बदले क्या होगा? दे। वी का क्या हो जाएगा बच्चे? बाई अस। वर्ब का टेंस पहचानना है। शुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। इसके बाद क्या बढ़ाना पड़ेगा? बी। तो शुड आल्सो, अब देखो वर्ब से पहले के एक वर्ड आया है आल्सो, तो जब भी ऐसा कुछ हो कि वर्ब के पहले आल्सो ऑलरेडी कुछ भी हो और हमें बी बढ़ाना हो तो हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब के पहले ही क्या बढ़ाएंगे? बी। यानी दे शुड, वैसा होता तो बी लिख देते तुरंत फिर आल्सो लिखते, लेकिन आल्सो है तो दे शुड आल्सो बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लव्ड। दे शुड आल्सो बी लव्ड बाई अस। क्लियर? चलो अब ये है सेलेक्ट द क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड और फ्रेजेज एज देयर आंसर। सही सवाल चुनना है। यहाँ पर क्या है? एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में कहीं पर अंडरलाइन है और उस अंडरलाइन वर्ड के लिए हमें सही सवाल चुनना है। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, बहुत ही आसान है। अमन हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 o'clock। अमन 4 बजे से टीवी देख रहा है। इसके नीचे अंडरलाइन है सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। कब से? 4 बजे से। तो जब भी बच्चे सेंटेंस में कब के लिए तो अंग्रेजी हमको जानते हैं व्हेन होता है WH वर्ड से, लेकिन जब सिंस रहे तो हमेशा सिंस, और फॉर आए तो फॉर व्हेन या सिंस व्हेन से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। अब ऑप्शन है सिंस व्हेन हैज़ अमन बीन वॉचिंग टीवी, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन और देख लो, हाउ लॉन्ग हैज़ अमन बीन, कब से देख रहा है ये भी टाइम बताता है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो तो व्हेन हैज़ अमन बीन वाचिंग, कब देख रहा है ये भी गलत है। हु वाज वाचिंग टीवी, कौन देख रहा है सुबह से, तो अमन आंसर आएगा। तो सही सेंटेंस क्या है? सिंस व्हेन हैज़ अमन बीन वाचिंग टीवी, ये ऑप्शन क्या है? सही है। केतकी इज रीडिंग अ बुक, केतकी एक किताब पढ़ रही है। अब रीडिंग अ बुक यानी वर्ब के नीचे अंडरलाइन है कि रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रही है। क्या कर रही है केतकी? एक किताब पढ़ रही है। अब देखो ऑप्शन है व्हाट इज केतकी रीडिंग, केतकी क्या पढ़ रही है? तो रीडिंग अ बुक, जो अंडरलाइन वर्ड हो वो क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए वरना सेंटेंस गलत है। हु इज रीडिंग, कौन पढ़ रहा है किताब, तो आंसर तो मिलेगा केतकी, ये भी सही नहीं है। वेयर इज केतकी, केतकी कहाँ है, ये भी सवाल सही नहीं है, जहाँ है वो उसका कोई जिक्र ही नहीं है। व्हाट इज केतकी डूइंग, केतकी क्या कर रही है, तो आंसर आया केतकी इज रीडिंग अ बुक। जब भी वर्ब के नीचे अंडरलाइन हो तो हम डूइंग वाला सेंटेंस अपने से पकड़ लेते हैं कि डू यानी करना, तो हमको आंसर मिल जाता है कि वह क्या कर रहा है, तो पता चल गया वो ऐसा कर रहा है। दैट इज किरण हाउस, वो किरण का घर है। किरण के नीचे बच्चे क्या है? अंडरलाइन है। तो ध्यान दो, जब भी कोई व्यक्ति का नाम लिखा हो, एपोस्ट्रोफी एस लिखा हो, रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, मालिकी बताने के लिए, तो उसके लिए वर्ड आता है हुज। हुज माने किसका या किसकी। टू हुम डज दैट हाउस बिलोंग्स, किससे यह घर संबंध रखता है।
व्हाट इज दैट, वो क्या है। हुज हाउस इज दैट, वह घर किसका है। विच हाउस इज किरन्स, अब किरन्स आ गया तो ये जो अंडरलाइन वर्ड में तो आना नहीं चाहिए, तो सही आंसर क्या है, सी वाला है। हुज हाउस इज दैट, वो घर किसका है, तो किसका है, दैट इज किरन्स हाउस। तो आई होप कि बच्चों आपको पूरी बात समझ में आएगी। यहाँ पर हमने एक पेपर का सेक्शन सी और सेक्शन डी पूरी तरह से कवर कर लिया, ग्रामेटिकल पोर्शन। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन ई है। सेक्शन ई में 2 एसेज हैं, माई बेस्ट फ्रेंड आर द प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग मदर, वर्किंग मदर, कामकाजी मदर। देखो चैप्टर से रिलेटेड एक आने वाला है, एक निबंध आने वाला है, माई बेस्ट फ्रेंड है, फिर उसका क्या है, अगला है प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग मदर्स है, और इम्पॉर्टेंस ऑफ गार्डन्स, बगीचे का महत्व है। अब फिर इसमें यहाँ पर एक ईमेल है अपने छोटे भाई जो पहली परीक्षा में फर्स्ट प्रीलिम एग्जाम में फेल हो गया है, उसको एडवाइस करने वाला ईमेल लिखना है, या एक रिपोर्ट लिखना है। आपने किसी म्यूज़ियम की मुलाकात करी है, उस म्यूज़ियम की उस पर क्या करना है, आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है। और डिस्क्राइबिंग द पिक्चर में यहाँ पर एक लाइब्रेरी का पिक्चर है, सीन है, जिसको आपको चित्र को देख करके क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।